बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा ऑनलाइन में। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग में क्या पढ़ा था? संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। इन दोनों को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में जो उर्दू और फारसी के उपसर्ग आ गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनको हम पढ़ेंगे कि उर्दू के उपसर्ग लग करके किस तरह से अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसको देखेंगे। जैसे चलिए देखते हैं। ऐन, ये ऐन अगर कहीं लगता है, ऐन, ऐन का मतलब हुआ ठीक या पूरा। ठीक और पूरा, इसका दो अर्थ हो रहा है, ठीक और पूरा। ये इसका उदाहरण क्या है? ऐन वक्त। ऐन वक्त मतलब ठीक समय पर। ऐन वक्त ठीक समय पर। ऐन मौका। ऐन मौका मतलब ठीक मौके पर, सही मौके पर। इसी तरह से कम। कम, कम उपसर्ग है। कम जो है क्या है? उर्दू का उपसर्ग है, फारसी का। थोड़ा, हीन। कम का प्रयोग कब होता है? थोड़े के लिए होता है और हीन के लिए होता है। जैसे कमजोर, कम कीमत, कम अक्ल, कम सिन, कम वक्त, कम उम्र, कम खर्च। कमजोर, जोर मतलब बल, और कम मतलब थोड़ा, या हीन मतलब कमजोर। कम का मतलब हुआ थोड़ा, और जोर, जोर का मतलब हुआ बल। तो कम बल वाला कमजोर। जिसके पास बल कम हो वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसी तरह से कम कीमत। कम का अर्थ हुआ कम होना, और कीमत, कीमत का मतलब हुआ मूल्य। कम मूल्य वाला, थोड़े मूल्य वाला। थोड़ा हुआ ना कम का अर्थ, तो थोड़े मूल्य वाला हो गया आपका कम कीमत। इसके बाद कम अक्ल। कम अक्ल का मतलब थोड़े अक्ल वाला। कम अक्ल का मतलब हुआ थोड़े अक्ल वाला। इसी तरह से कम सिन है, कम वक्त है, कम उम्र है, और कम खर्च है। अब अगला देखते हैं। खुश। खुश उपसर्ग है। खुश उपसर्ग है। इसमें खुश का मतलब क्या हुआ? अच्छा। जैसे खुश दिल। खुश धन दिल, क्या होगा? खुश धन दिल। खुश और दिल दोनों को मिला करके खुश दिल हो गया, मतलब अच्छे दिल वाला, प्रसन्न रहने वाला। खुशबू। खुशबू, बू मतलब क्या हुआ? सुगंध या दुर्गंध हो जाता है जो। खुश लगा दिया गया, बू मतलब खुश लगा दिया गया, अच्छी सुगंध वाला हो गया। खुश खबरी। खुश धन खबरी। खुश का मतलब हुआ अच्छी खबर। खुश नसीब, अच्छे नसीब वाला। खुश मिजाज, खुश किस्मत, अच्छी किस्मत वाला। इसी तरह से जिन उदाहरणों के साथ खुश उपसर्ग लगता है, तो खुश उपसर्ग याद रहे उर्दू का उपसर्ग है, उर्दू या फारसी का उपसर्ग है, और इसमें जो है अच्छे के लिए प्रयोग में लाया जाता है इसको। इसके बाद देखते हैं गैर। गैर का, तो इस तरह से गैर का क्या है? भिन्न मतलब अलग। गैर हाजिर मतलब मौजूद न रहना, वहाँ पर अलग होना। गैर सरकारी, बिना सरकार के, भिन्न, सरकार से अलग। गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारा, जहाँ दारी, गैर जिम्मेदाराना, जहाँ भी गैर लग जाता है तो समझ लीजिए कि क्या है? भिन्न है, ये सबसे अलग है, जिसके लिए बात हो रही वो नहीं है। जैसे गैर हाजिर, हाजिर न हो जो। गैर सरकारी, सरकार से अलग, सरकारी कार्यक्रम से अलग। तो इसी उसमें है दर। दर का अर्थ है मैं। उदाहरण इसका क्या है? दर हकीकत। दर हकीकत मतलब असल में है, हकीकत, असल, दरअसल और दर हकीकत। इसी तरह से ना है। ना का क्या होता है? नहीं के लिए किया जाता है। उदाहरण इसका क्या है? नालायक, नाधन लायक, नापसंद, नाधन पसंद, नासमझ, नाधन समझ, नाबालिग, नाधन बालिग, नामाकूल, नाम
नामाकुल, ना धनमाकुल, ना उम्मीद, ना धन उम्मीद, नाराज, ना धन राज, ना पसंद, ना प्लस पसंद, नादान, ना धन दान। इस तरह से नहीं के अर्थ में ना उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं बा। बा का मतलब साथ। बा उपसर्ग का मतलब होता है साथ में। जैसे बनाम, नाम के साथ, बदौलत, दौलत के साथ, बगैर, बिना किसी और के, बखूबी, खूबी के साथ। तो इस तरह से उदाहरण अगर बा लग के आता है सामने आपके तो बा अलग करेंगे। बा का अर्थ किसके लिए लिया गया है? साथ के लिए लिया गया है। यहाँ पे जहाँ भी बा आ जाता है वहाँ पे साथ का अर्थ, साथ के अर्थ का प्रयोग होता है। जैसे बद माने बुरा, अगला उपसर्ग है बद। बद का अर्थ हुआ बुरा। इसका उदाहरण देखिए कौन सा है? बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, बददुआ। जैसे बदनाम, बद प्लस नाम, बुरा नाम, नाम को बुरा कर देना, बदनाम। बदसूरत, बुरी सूरत, बदकिस्मत, बुरी किस्मत, बदबू, दुर्गंध जो होती है, बुरी बुरी खुशबू, बुरी गंध, बददुआ। इस तरह से बद का प्रयोग कब होता है? बुरा के लिए होता है। अगला उपसर्ग है इसका बा। बा का मतलब हुआ सहित। जैसे बा इज्जत, इज्जत के साथ, इज्जत सहित। बाकायदा, बाधन कायदा। बा अदब, अदब के साथ, अदब सहित। बावजूद, वजूद के साथ। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? बा का सहित के अर्थ में, साथ के अर्थ में बा उपसर्ग का प्रयोग होता है। और बा उपसर्ग कहाँ से है? उर्दू का उपसर्ग है, फारसी का उपसर्ग है। बिला। बिला का मतलब हुआ बिना। बिला का अर्थ है बिला किसके किसके प्रयोग में आता है? ये बिना अर्थ के प्रयोग में आता है, बिना के लिए। जैसे बिला वजह, बिना किसी वजह के। बिला नागा, बिना नागा किए, मतलब कंटिन्यू, बराबर, प्रत्येक दिन। किसी दिन रुका ना गया हो, बिला नागा किए। जैसे कोई स्कूल जा रहा है तो डेली आना जाना बिला नागा किए। जैसे बोलते हैं बिला नागा किए वो स्कूल आया डेली। तो ये प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, मतलब कोई रुकावट नहीं। इसी तरह से बे है। बे का अर्थ हुआ अभाव। जैसे बेवजह, बेअदब, बेअक्ल, बेदाग, बेकसूर, बेइज्जत, बेबुनियाद, बेवफा। बे का प्रयोग कब होता है? अभाव के लिए होता है। जैसे बेवजह, बिना वजह के। बेअदब, बिना अदब के। मतलब कि क्या हुआ? जहाँ पर अदब का अभाव पाया जाए उसमें बे लगा दिया गया, मतलब अदब नहीं है। बे लग के, बे लगने के बाद बताया गया कि इसमें अदब नहीं है। बेअक्ल, अक्ल के बिना, अक्ल का अभाव जहाँ पे हो वहाँ पर बे का प्रयोग होगा। बेअक्ल मतलब अक्ल का अभाव है, बिना अक्ल का है। इसी तरह से बेदाग, बेकसूर, बेइज्जत, बेबुनियाद, बेवफा, ये सारे शब्दों में बे उपसर्ग लगा हुआ है। अगला देखते हैं ला। ला मतलब बिना। लावारिस, लावारिस, लाधन वारिस, वारिस जिसका अर्थ हुआ बिना वारिस के, बिना वारिस के। इसी तरह से लाजवाब, बिना जवाब के। लाचार, लापरवाह, लाइलाज, लापता, ये सारे शब्दों में ला उपसर्ग लगा हुआ है। सर, सर का मतलब हुआ मुख्य। इसका उदाहरण क्या है? सरताज, सरपंच, सरहद, ये सारे उदाहरण क्या हैं? सर उपसर्ग के हैं। सरताज, सरधन ताज, सरधन पंच और सरधन हद, सबका क्या है? मुख्य के अर्थ में सर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। हम का अर्थ है साथ में, हम सफ़र, हम जोली, हमदम, हम उम्र, हम वतन, हम राज, मतलब हम सफ़र, हमारे सफ़र में जो साथी हैं उनके लिए होता है। हम सफ़र, हमारे साथ चलने वाला। हम जोली, हम उम्र के लोग, हमारे साथ के उम्र के लोग। इसी तरह से हमदम, हम उम्र, हम वतन, हम राज, ये सारे उदाहरण जो हैं हम उपसर्ग का है। और हम उपसर्ग जो है ये उर्दू का
उपसर्ग है। अगला है इसका हर। हर का मतलब वो प्रत्येक। प्रत्येक का उदाहरण देखिए, हर का हर माह मतलब प्रत्येक माह। हर धन माह प्रत्येक महीने में, मतलब हर महीने में, प्रत्येक माह। हर धन साल हर साल। हर साल प्रत्येक साल। हर दिल हर दम। ये सारे उदाहरण जो हैं हर के हैं, हर उपसर्ग के हैं। हर उपसर्ग जो है हिंदी में कहाँ से आया है? ये अरबी मतलब उर्दू का उपसर्ग है। ये यहाँ तक लिया गया। तो आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उपसर्ग। उपसर्ग का जो प्रकरण हमारा था, जो टॉपिक हमारा था उपसर्ग का, वो पूरा हो चुका है हमारे 9th क्लास के सिलेबस में। उपसर्ग में ये इतने ही उपसर्ग दिए गए हैं। इसको अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो इसमें से ही पेपर में आपको आसानी होगी जानने में। और पेपर के अलावा भी कभी भी कहीं भी हिंदी से संबंधित कोई समस्या आती है तो इसके द्वारा हम अपना समाधान कर सकते हैं। हम जान जाएंगे कि कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है और कौन सा उर्दू और फारसी का उपसर्ग है। तो ये आज हम लोग का उपसर्ग का प्रकरण पूरा हुआ, उपसर्ग का टॉपिक आपका पूरा हुआ। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? प्रत्यय का पढ़ते हैं। प्रत्यय के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप रीड एंड रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।